और इस वक्त की बड़ी खबर भरतपुर से। भरतपुर में खेत में महिला का शव मिला है। महिला के परिजनों ने हत्या का केस दर्ज करवाया। रिपोर्ट के मुताबिक पहले महिला का अपहरण हुआ, बाद में महिला से गैंगरेप कर गला घोंटकर हत्या की गई। एक नामजद युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। घटनास्थल पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने साक्ष्य जुटाए थे। रुदावल थाना क्षेत्र के चहल गांव के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे भरतपुर संवाददाता दीपक पुरी के साथ। दीपक, ये पूरा मामला क्या है और कैसे महिला जो है वो खेत में पहुंची, और जो गैंगरेप करने वाले थे उनके बारे में क्या कुछ परिजनों ने जानकारी दी है, और जो एक नामजद आरोपी है उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए आसिफ, ये पूरा मामला इस तरह है कि 1 सितंबर को ये महिला घर से गायब हुई थी और उसके बाद परिजनों ने जो है तलाश की और कल इस महिला का बाजरे के खेत में सब मिला था। और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर डॉग स्क्वाड एफएसएल की टीम बुलाई गई और वहां पर साक्ष्य जुटाए गए। और उसके बाद जो परिजन थे उन्होंने गुस्सा में आकर के जाम लगा दिया, सड़क को जाम किया। वहां पर पुलिस ने समझाइश की थी और अब जो महिला का पति है उसके द्वारा मामला दर्ज कराया गया। उसमें ये बताया गया कि किसी जो एक आरोपी बताया गया उसमें सुरेंद्र नाम का, उसने महिला को फोन किया और अपनी बीमार बेटी को देखने के बहाने उसको बुलाया और उसका फिर अपहरण करके उसके साथ गैंगरेप किया और उसके जो प्राइवेट पार्ट थे उसमें कांच की बोतल थी वो डाली और उसके बाद उसकी गला घोंट करके हत्या कर दी और उसका जो शव था वो बाजरे के खेत में डाल दिया। ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक मामले का कुछ कहा नहीं जाता। पुलिस कह रही है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। अब देखना ये होगा आसिफ की जब रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो उसमें क्या निकल के आता है। हालांकि परिजन जो है वो हत्या की आशंका जता रहे हैं और उन्होंने पूरे मामले को लेकर के रुदावल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जी दीपक, जिस शख्स का नाम रिपोर्ट में दर्ज करवाया गया है उसे गिरफ्तार किया गया? देखिए पुलिस का कहना है कि अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। पूरे मामले में जांच की जा रही है कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि कल जिस तरह से महिला का शव मिला था उसके बाद में परिजन जो गुस्से में थे परिजन, उन्होंने सड़क को जाम किया। वहाँ पुलिस के अधिकारियों से समझाइश हुई, वहाँ पर मामले को शांत कराया गया और उसके बाद देर रात को ये जो मामला है वो दर्ज हुआ है। तो पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद दीपक। जयपुर विश्वकर्मा इलाके में झगड़ा हुआ। झगड़े में 2 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री में काम करने वाले दोनों मृतक हैं। दोनों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला किया और इसके बाद दोनों की मौत हो गई। हालांकि ये झगड़ा बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के बाहर हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, और जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक दोनों ही शराब के नशे में थे जिस समय हमला किया गया। फिलहाल अभी तमाम जांच के नतीजे सामने आना बाकी है। बाड़मेर में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति पर जानलेवा हमला। पति पत्नी के हाथ पैर तोड़कर नकदी और गहने लूटे गए। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला किया। घायल दंपति का सांचौर में इलाज चल रहा है। धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के गडरा खींचडान गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति पर हमला किया गया। बीकानेर के लूण करनसर में सड़क हादसा हुआ। बीकानेर राजमार्ग पर खड़े ट्रक के पीछे बाइक टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। विश्वकर्मा मार्केट के पास यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। तो बीकानेर के लूण करनसर में नेशनल हाईवे के ऊपर यह सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक ट्रक हाईवे पर खड़ा था और उसके पीछे 2 बाइक सवार आकर टकरा गए। दोनों की मौत हो गई है।
और अजमेर में भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक की चपेट में आने से 2 लड़कों की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छाया। मृतक पूर्व पार्षद कमल बैरवा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। श्रीनगर रोड भैरू मंदिर के सामने की घटना है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। मंदिर के पास की घटना है। भैरव मंदिर के पास में एक प्याऊ बनी हुई वाटर बॉक्स के सामने, वहाँ की घटना है। दोनों शख्स मोटरसाइकिल पर सवार थे और एक ट्रक झूले से भरा हुआ जो जा रहा था, उसकी वजह से अनबैलेंस होकर ये ट्रक के नीचे चले गए थे। दोनों शख्स दोनों भाई हैं और एक बुआ का लड़का है और एक मामा का लड़का। क्या नाम? एक का नाम अरुण है और एक का नाम नरेश रेसवाल उर्फ कालू। दोनों एक मजदूरी करता है और एक चाय की थड़ी पे काम करता है। और अब बात कोटा में दंपति से लूट की कोशिश के मामले में अपडेट की। 4 दिन हो चुके हैं और अब भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जबकि सीसीटीवी में बदमाश की तस्वीरें भी कैद है। अभी तक वारदात का पर्दाफाश नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है और लगातार हो रही ऐसी वारदातों पर अंकुश नहीं लग पाने से लोग दहशत में हैं। वारदात के 4 दिन बाद भी फिलहाल आरोपी के बारे में कुछ खास सुराग हाथ नहीं लग पाया। हालांकि बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। जवार थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आरोपी मौके पर ही एयरगन एक रजिस्टर छोड़कर भाग गया। दरअसल तलवंडी इलाके में 1 सितंबर को दिन दहाड़े वैक्सीनेशन सर्वे के बहाने एक युवक घर में घुसा, पति पत्नी पर पिस्टल तानी। हालांकि मकान मैनेजर महेश शर्मा ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश का मुकाबला कर लिया था और पिस्टल छीन ली थी। अपराधियों में पुलिस का भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर पुलिस का भय होता तो शायद ये इतनी वारदातें नहीं होती। पहले तो चलते रास्ते या किसी सार्वजनिक प्लेस पे ही मतलब लोगों को परेशानी होती थी, पर आज तो घर बैठे घर में रहते हुए लोगों को डर का सामना करना पड़ रहा है। हमारे तलवंडी निवासी बुजुर्ग दंपत्ति के साथ घर में एयरगन के द्वारा उनको धमकाकर डराकर लूट की वारदात करने की कोशिश की गई। वो साहसी थे बुजुर्ग दंपत्ति, तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। आज कोटा शहर में भय का माहौल है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार पूरे पुलिस महकमे को और वहाँ के स्थानीय उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ पुलिस महकमे को टाइट करें, ताकि कई तरह की चोरियां और ऐसे जो कोटा शहर में हो रहे हैं उसे बंद किया जा सके। कोटा में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला 5वें दिन भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोपी बाल कल्याण समिति की टीम ने संज्ञान लिया। कल घर पहुंचकर मामले में संज्ञान लिया गया। आरोपियों ने नाबालिग से गैंगरेप किया था। बेखौफ घूम रहे आरोपियों के चलते परिजनों में दहशत का माहौल है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई। तो कोटा में नाबालिग के साथ गैंगरेप का ये मामला है। 5वें दिन भी पुलिस के हाथ खाली। फिलहाल पुलिस जांच तक सीमित। आरोपी कहां है, पुलिस को कोई जानकारी नहीं। हालांकि कोशिश की जा रही है, लेकिन 5 दिन बीत चुके हैं। 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ ना कोई सुराग लगा, ना आरोपी। पुलिस खुद पहुंची थी। घर पहुंचकर मामले में संज्ञान लिया। आरोपियों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया है और परिवार वाले इसलिए परेशान हैं कि आरोपी अभी तक खुला घूम रहे हैं। उन्हें डर है कि आरोपी उन पर हमला कर सकते हैं, दहशत में हैं। और जयपुर के बगरू से बड़ी खबर। बांध में डूबे युवकों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। 12 घंटे बाद भी बांध में डूबे युवकों का पता नहीं चल पाया। सिविल डिफेंस और गोताखोरों की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। नाव में बैठकर बांध की सैर करने निकले थे युवक। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। नेवता के रामसागर बांध का ये मामला है। तो फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस बांध में
जो युवक डूबे थे, फिलहाल उन्हें बरामद नहीं किया जा सका है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, उनके सकुशल लौटने की संभावना बेहद कम होती जा रही है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है, गोताखोर मौके पर मौजूद है। चूंकि बांध का दायरा बहुत बड़ा है, ऐसे में पूरे बांध में सर्च ऑपरेशन चलाना रेस्क्यू टीम को ज्यादा समय लगने की एक बड़ी वजह है। और 12 से बड़ी खबर, नौकरी के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी। सैलून पर काम करने वाले युवक से भी ठगी की गई। होमगार्ड में नौकरी लगाने के नाम पर 54,000 रुपए ऐंठे गए। कोतवाली थाना पुलिस ने हिंगोनिया निवासी अंकित मीणा के खिलाफ मामला दर्ज किया। 12 में यह ठगी हुई है। सैलून में एक युवक काम करता था, इसे एक ठग मिला। ठग ने कहा कि उसकी होमगार्ड में परमानेंट नौकरी लगवा दी जाएगी और इस आरोपी का नाम अंकित मीणा बताया जा रहा है। और सैलून में काम करने वाले लड़के ने परमानेंट नौकरी लगने के नाम पर अंकित मीणा को 54,000 रुपए दे दिए। लेकिन उसके बाद अंकित मीणा फरार पैसे लेकर, फिलहाल मामला दर्ज करवाया गया है। नौकरी के नाम पर 12 में ठगी का यह मामला। अंकित मीणा नाम है जिसने इस सैलून में काम करने वाले लड़के से 54,000 रुपए ठगे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, क्या लेन देन हुआ और किस तरीके से नौकरी का झांसा दिया गया, और अब अंकित मीणा कहां है, और अंकित मीणा से अगर पुलिस ने पूछताछ की है तो अंकित मीणा ने इस बाबत क्या कुछ कहा है। लेकिन जो जानकारी रिपोर्ट में दर्ज करवाई गई है उसके मुताबिक सैलून में काम करने वाले लड़के ने पुलिस को बताया कि अंकित मीणा नाम के शख्स ने उससे कहा कि वो होमगार्ड में उसकी नौकरी लगवा देगा, और इसी सिलसिले में उसने 54,000 रुपए ठग लिए। और प्रदेश में बिजली संकट लगातार जारी है। बिजली उत्पादन प्रभावित होने से संकट छाया है। उत्पादन प्रभावित होने से अंधेरे में सैकड़ों गांव ढाणी अघोषित कटौती की मार झेल रहे हैं। 2,700 मेगावाट बिजली की कमी पड़ रही है। बारिश थमने से कृषि कनेक्शन से मांग 35% बढ़ गई है। अधिक बिजली कटौती भी ग्रामीण इलाकों में। आज 660 मेगावाट क्षमता की एक और यूनिट चालू हो सकती है। एक बार फिर से प्रदेश में बिजली संकट। और ज्यादातर कृषि क्षेत्र में किसानों की मांग। लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए। लवली, एक बार फिर से कृषि संकट प्रदेश में, क्या समाधान इसके लिए, ऐसे में जब किसानों को सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत है फसलों के लिए? देखिए, बिल्कुल अभी कोई प्लान जो है वो नहीं है सरकार के पास, बिजली विभाग के पास। इस समय कटौती ही एक चारा बच रहा है, और कटौती के माध्यम से ही जो बिजली की सप्लाई है उसको रोटेट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्योंकि जो इकाई कल चालू होनी थी, बाकी की बची हुई 7 इकाइयां वो चालू नहीं हो पाई है किन्हीं कारणों की वजह से, और ये तकनीकी कारणों की वजह से इन इकाइयों की बंद रहने का खामियाजा राजस्थान की जनता को, राजस्थान के आम आवाम को, राजस्थान के किसान को, अन्नदाता को भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान के अंदर जो डिमांड इस वक्त आ रही है, करीब 16,000 से 17,000 मेगावाट की डिमांड है, और हमारे पास 12 से 13,000 यूनिट जो मेगावाट बिजली की जो सप्लाई है वो इस वक्त आ रही है। तो ऐसे में करीब 2700 से 3,000 मेगावाट की जो कमी है उसे पूरी करने के लिए कोई साधन, कोई चारा नहीं है हमारे पास में। कोयला पर्याप्त है, सब कुछ पर्याप्त है, मगर तकनीकी कारणों की वजह से जो मशीनें हैं वो बंद है, जिसकी वजह से जो है वो इकाइयों के अंदर बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है। बारिश बंद होने के बाद, धूप निकलने के ठीक बाद ही तापमान में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई, गर्मी से हुई, तो एयर कंडीशनर की डिमांड भी बढ़ गई। साथ साथ में फसलों को सिंचाई के लिए जो पानी की जरूरत है उसके लिए भी मोटर्स और तमाम चीजों को चलाया जा रहा है। तो ऐसे में सिंचाई संसाधनों से लेकर के आम शहर में रहने वाले उपभोक्ता तक ये जो है बिजली का जो कटौती का जो दंश है वो उसे झेलना पड़ रहा है। जो चंद इंजीनियर्स हैं उनकी गलतियों का खामियाजा जो है वो पूरा राजस्थान की आम आवाम जो है वो भुगत रही है।
राजस्थान ऊर्जा विकास निगम की जिम्मेदारी बनती है कि बिजली को लेकर के कोई प्लान भी उनके पास में हो, किसी तरह के कोई उनके पास ऑप्शनल प्लान हो। मगर दुर्भाग्य की बात है कि ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी शनिवार रविवार की छुट्टियां का आनंद ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो पूरे राजस्थान के जो आम आवाम उपभोक्ता हैं वो परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंजीनियर्स हैं अलग अलग इकाइयों के वो वहां पर जुटे हुए हैं ताकि किसी तरह से बिजली का उत्पादन शुरू किया जा सके। जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम है उनके तमाम अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बिजली का उत्पादन सुचारू बनाने के लिए जो है इकाइयों को शुरू किया जा सके, मगर तकनीकी कारणों की वजह से इकाइयां शुरू नहीं हो पा रही है। केवल कल एक छबड़ा की इकाई जो थी वो शुरू हुई, जिससे कुछ राहत जो थी वो राजस्थान को मिली, मगर उम्मीद थी कि रात को और इकाइयां चालू होगी। लेकिन सूरतगढ़ से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई है। सूरतगढ़ के अंदर भी हमारी 3 इकाइयां जो है वो बंद चल रही है। थर्मल की जो बाकी की इकाइयां हैं, कोटा थर्मल पावर बंद चल रही है। तो ऐसे में समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में शराब की दुकान खोलने का विरोध। सूरजपोल बाजार में शराब की दुकान खोलने पर विरोध किया गया। विरोध में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। दर्जियों के रास्ते के पास शराब की दुकान आवंटन करने पर यह विरोध किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें जहां पर शराब की दुकान का आवंटन कानूनी तौर पर किया गया था, दर्जियों का रास्ता, लेकिन वहां पर रहने वाले आसपास के लोग नहीं चाहते कि इस जगह पर शराब का ठेका खुले, लिहाजा लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। चूंकि मामला बढ़ रहा था इसलिए पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल समझाइश की कोशिशें जारी। ये शराब की दुकान का आवंटन यहां पर किया गया था, लेकिन आसपास के लोग नहीं चाहते कि यहां पर शराब की दुकान खुले और इसी का विरोध प्रदर्शन दर्जियों के रास्ते पर। और विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, चूंकि जो शराब की दुकान का आवंटन है वो कानूनी तौर पर किया गया था, अब क्या रास्ता लोग नहीं चाहते वो शराब की दुकान यहां पर खुले, ऐसे में जिसको ये ठेका मिला है उसकी क्या प्रतिक्रिया है? पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस का क्या कहना है? देखिए, जिस व्यक्ति को ठेका मिला है उसकी प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है, उस व्यक्ति सामने नहीं है, लेकिन इस वक्त रामगंज थाना पुलिस मौके पर है और राजस्थान आदिवासी मीना सेवा संघ यानी कि जो स्थानीय जो लोग हैं, आसपास आदिवासी बहुल के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं दर्जियों के रास्ते के आसपास। तो उनका कहना है कि उन्होंने रामगंज थाने में ज्ञापन दिया था जिसमें कहा गया कि दर्जियों का रास्ता जो कि वार्ड नंबर 80 में है, वहां शराब की दुकान को किसी भी सूरत में वे लोग खुलने नहीं देंगे, उसका वे लोग विरोध करेंगे। उनका यह भी कहना है जो इस वक्त विरोध करने लोग उतरे हुए सड़कों पर, उनका कहना है कि पिछले 40 वर्षों में आज तक इस बाजार में, इस बस्ती के आसपास कभी भी शराब की दुकानें नहीं खुली है, चूंकि यहाँ पर 3 से 4 प्रमुख बड़े मंदिर यहाँ पर आते हैं, इस दायरे में आते हैं। इसके अलावा स्कूल यहाँ पर है, महिलाओं का आवागमन यहाँ पर होता है। ऐसे में किसी भी सूरत में शराब की दुकान को यहाँ पर खुलने देना नहीं देंगे। इसकी विरोध की वजह भी यही है कि आसपास मंदिर है, स्कूल है, महिलाओं का आवागमन है, एक ऐसा बाजार है जो कि वर्षों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यानी आदिवासी तबके के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। को विरोध करने के हमारे निम्न कारण है। एक तो क्या है, ये धार्मिक स्थल की रोड है, मेन रोड है, जहाँ से समय समय पर कावड़ यात्रा निकलती है, रामनवमी का दिवस निकलते हैं और भी कई धार्मिक दिवस निकलते हैं। सामने कम से कम नहीं तो 10 मंदिर दारू के ठेके के सामने। यहाँ पर कम से कम आसपास 5 स्कूल है, बालिका स्कूल के शामिल है। और सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे यहाँ की एक गरीब बस्ती है, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग ज्यादा रहते हैं यहाँ। अगर वो दारू का ठेका चालू रहा तो निश्चित है कि वो लोग इधर आएंगे और उनके घर में चूल्हे भी नहीं जलेंगे। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है, इस ठेके को निरस्त किया जाए और यहाँ की जनता को राहत दी जाए। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सुखाड़िया रंगमंच सभागार पर प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सांसद ने पीएम मोदी द्वारा 20 वर्षों में किए गए विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी दी और साथ ही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर भी जमकर प्रहार किया। कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। दिलाया जयपुर में करीब 1 साल पहले महंगाई को लेकर एक बड़ी रैली हुई थी, जिसमें कांग्रेस के चिर युवा चिर व्याकुल नेता ने 10 मिनट तक हिंदू बनाम हिंदुत्व पर भाषण दिया था। तो यह दर्शाता है कि वो कह रहे हैं महंगाई के लिए और दिल में क्या है।
दूसरा, मैं यह बताना चाहता हूं कि महंगाई की दर इस समय 7.1% है, जो कि जब हम सत्ता में आए थे, जबकि इस समय वैश्विक महंगाई की दर यह है कि 63 देशों में महंगाई की दर 10% से ऊपर है। अभी वर्तमान समय में इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप, सब जगह प्रचंड महंगाई है। मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश की इस बात नहीं कर रहा हूं, अगल बगल में सिर्फ चाइना की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए इसके बावजूद महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण और अर्थव्यवस्था को जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उस विषय में जनता की विश्वसनीयता और भाव उनके साथ है। और कांग्रेस तो वो पार्टी है, ये 2010 में महंगाई की दर कितनी थी? 12%। महंगाई डायन खाए जाते, किसके जमाने में गाना बना था? और पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। उस जमाने में जानते कितनी थी महंगाई दर? 26% 1974 में, 26%। और ग्रोथ रेट 2%। आज ग्रोथ रेट 8.5% और महंगाई की दर 7.1%। तो मैं एक पॉइंट सिर्फ कह देना चाहता हूं, महंगाई की रैली में राहुल गांधी जी ने हिंदू बनाम हिंदुत्व पर भाषण दिया था। तो मैं बताने देना चाहता हूं कि 1980 और 70 के दशक में भारत का मजाक उड़ता था कि हमारी ग्रोथ रेट रहती थी 2% और महंगाई की दर रहती थी 10%। जैसलमेर के फतेहगढ़ से बड़ी खबर, सरकारी नलकूप के सभी पद जली अवस्था में लाश मिली। आज सुबह 4 बजे फतेहगढ़ कस्बे के पास ये लाश मिली। ग्रामीणों ने लाश को देखकर पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर सांगड़ थानाधिकारी सुमेर सिंह मौके पर पहुंचे। लाश की शिनाख्त की कोशिशें जारी हैं। फतेहगढ़ से कुछ दूरी पर बाड़मेर जैसलमेर रोड का यह मामला। थानाधिकारी सुमेर सिंह ने बताया कि शव के हाथ और गले के पास जलने जैसे घाव हैं। वहीं शव के आसपास मिला केवल एक चप्पल मिली है। कपड़ों से कोई पहचान पत्र नहीं मिला। मौके पर मौजूद पुलिस मौका मुआयना कर रही है। और कोटा में हथियार की नोक पर किसान के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने किसान से 1,05,000 रुपए लूट लिए। भामाशाह मंडी में जींस बेचने किसान आया था। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में रायपुरा ढाबे पर यह वारदात हुई। कोटा में हथियार के बल पर किसान के साथ इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि अपनी फसल बेचने के लिए एक किसान अनाज मंडी गया था और अपनी फसल बेचने के बाद जब निकला तो इसके पास से बदमाशों ने हथियार के बल पर इस लूट को अंजाम दिया। इसके पास 1,05,000 रुपए थे। अंदाजा लगाया जा सकता है एक किसान की साल भर की मेहनत और उसके बाद जब वो अनाज बेचकर अपना पैसा लेता है, ऐसे में उसे किसान मंडी के बाहर लूटा गया। और जैसलमेर से बड़ी खबर, जैसलमेर में मिले आदि मानव काल के पत्थरों के हथियार, ऐसा दावा है। कालरिया माता मंदिर में आदि मानव काल के हथियार मिले। आदि मानव सभ्यता विशेषज्ञों ने कई अहम दावे किए हैं। पत्थर के हथियार 1 लाख साल पुराने होने की संभावना है। आदि मानव की गुफाएं होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो आदि मानव सभ्यता से मिले हथियारों का दावा किया जा रहा है। ये काले पत्थर जिन्हें आदि मानव भाले के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे, लकड़ी के आगे बांधकर, ऐसा दावा है कि ये 1 लाख साल पुराने हैं। और साथ ही साथ इनके मिलने के बाद ये दावा भी किया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ गुफाएं भी आदि मानवों की मिल सकती हैं। झुंझुनू के मंडावा में श्री सम्राट सिद्धि विनायक मंदिर परिसर में चल रहे गणेश महोत्सव में बीती रात झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ पहुंचे। झुंझुनू सांसद ने गणपति के दरबार में हाजिरी लगाई, साथ ही आरती में भी शामिल हुए। सांसद नरेंद्र कुमार ने प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। इस दौरान सांसद नरेंद्र कुमार का मंदिर कमेटी की ओर से सम्मान किया गया। विधानसभा क्षेत्र के मंडावा नगर पालिका में आज गणेश जी के इस मंदिर पर आरती में हम सभी साथी पधारे हैं। उनके दर्शन, गणेश जी के दर्शन किए हैं और गणेश जी से मांग की है कि सभी को, जिले भर के या सभी को, पूरे भारत में शांति, सुख शांति रहे।
कोटा के एमबीएस अस्पताल में न केवल अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है, बल्कि कई मरीज बिना इलाज ही घर लौट रहे हैं। दरअसल अस्पताल में पिछले 3-4 महीने पहले कार्बन वाली पर्चियों का टेंडर खत्म हो गया। जिम्मेदारों की लेट लतीफी के कारण नया टेंडर नहीं हुआ और कार्बन वाली पर्चियों की सप्लाई रुक गई। इसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। बार बार जेरोक्स के लिए घुमा रहे हैं। बार राउंड लगा रहे हैं। तो एक पर्ची कितनी बार जेरोक्स करवानी पड़ सकती है आपको? 2 बार तो पैसे भी लग रहे हैं एक्स्ट्रा। जो हमारा जो स्टेशनरी का टेंडर था वो एक्चुअली खत्म हो चुका 2-3 महीने पहले। तो जो हमारी जो डबल कार्बन की जो आती है ना इसमें आउटडोर पर्चियाँ, वो उसकी शॉर्टेज हो गई। हमने शुरू में व्यवस्था भी करी, जेके लोन से मंगाई, रामपुरा से मंगाई, नवीन चिकित्सालय से मंगाई, लेकिन अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और वो भी बाज़ार में अवेलेबल भी नहीं है। और जो पुराने सप्लायर थे वो पुराने रेट में देने को भी तैयार नहीं है। तो अभी जो हमने जो टेंडर किया है स्टेशनरी का, वो भी हमारा अंतिम चरण में है और अभी शायद सोमवार या मंगलवार तक कंप्लीट हो जाएगा, तो नया फंड करके हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो ये सर मरीजों को पैसे लग रहे हैं, काफ़ी महंगा पड़ रहा है मरीजों को। तो नहीं, हम इसको दिखा लेते हैं, पैसा नहीं लगेगा। इसकी जो भी अल्टरनेटिव या विकल्प जो भी होंगे उसको दूर करके मरीजों को सुविधा प्रदान करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।